हैना अरेंड के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं जी। हैना अरेंड का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है बेसिकली उनका मेथड एंड नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क। हैना अरेंड ने ये बोला कि भाई हमें कोई बिग थ्योरीज नहीं बनानी, कोई बिग सिस्टम्स नहीं बनाने। उनका सारा फोकस था डीप क्वेश्चंस, स्टोरीज, पॉलिटिकल थिंकिंग को ऑब्जर्व करना थ्रू रियल लाइफ इवेंट्स। इस रीजन से हैना अरेंड ने एक चीज सिंपल रखी। उन्होंने ये बात बोली कि भाई पॉलिटिक्स कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको किसी प्रकार के फॉर्मूलाज से या किसी प्रकार के लॉजिक से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो बड़ा मेसी होता है, ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटी है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपको फुल ऑफ सरप्राइजेस गेम मिलेगा ही मिलेगा। हैना अरेंड ने ये बोला कि भाई पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल थ्योरी में हमें फोकस करना चाहिए अंडरस्टैंडिंग पे रादर देन जजमेंट देने पे। तो जजमेंट देने के बजाय अगर हम लोग अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। इसी रीज़न से आप देखिए कि हैना अरेंड ने जो है कई बार एक्सप्लेन करते हुए हिस्ट्री का सहारा लिया, लिटरेचर का सहारा लिया, पर्सनल स्टोरीज भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करी हैं इस मेथड में, जो कि बहुत ही यूनिक था बिकॉज उससे पहले किसी ने भी ये बात नहीं करी थी। और आपको याद होगा हमने एक ब्रीफ चर्चा करी थी एक कॉन्सेप्ट की नेटेलिटी को लेके। तो ये तो एक बहुत ही नॉवल आइडिया था कि हर चीज़ जीवन में नेटेलिटी की तरह फ्रेश स्टार्ट हो सकती है। जैसे कि एक बच्चा पैदा होना एक फ्रेश स्टार्ट है, एक फ्रेश थिंकिंग की शुरुआत है। तो पॉलिटिक्स भी उसी तरीके से जब हम सोशल से पॉलिटिकल में आते हैं तो उस तरीके से हम कर सकते हैं फ्रेश स्टार्ट। तो आरेंट का जो फॉर्मूला और आरेंट की जो थिंकिंग थी, अगर हम उसको समराइज करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उसका कोर आइडिया ये था कि हमें क्रिटिकली थिंक करना है और हमें रिस्पॉन्सिबल एक्शन शो करना है। इन दो चीज़ों पे आरेंट ने अपनी थ्योरी को कंसेप्चुअलाइज किया। तो अगर हम देखें तो आरेंट के केस में एक चीज़ तो क्लियर है कि उन्होंने एक डिलिबरेट रेजिस्टेंस रखा किसी भी प्रकार के सिस्टम बिल्डिंग को लेकर। तो कोई सिस्टम बिल्डिंग का काम नहीं किया कि भाई हमें बड़े बड़े सिस्टम्स बनाने हैं। उन्होंने बेसिकली एक मेथड बिल्कुल क्लियर रखा कि हमें पॉलिटिक्स में ना तो एब्स्ट्रैक्ट फ्रेमवर्क्स पे लाना है, पॉलिटिक्स को ना तो एब्स्ट्रैक्ट फ्रेमवर्क्स के तहत ना कोई डिडक्टिव मॉडल पे लाना है कि वही चीज़ें डिड्यूस हो रही हैं, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तो हमें फोकस रखना है नैरेटिव पे, हमें फोकस रखना है हिस्टोरिकल पे, हमें फोकस रखना है फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच पे, जिसको हम आज इलेबोरेट अभी और करेंगे। इस रीजन से आप देखिए कि हैना अरेंड ने एक सिंपल सी बात बार बार बोली। हैना अरेंड ने ये कहा कि भैया आप कॉन्क्रीट इवेंट्स को स्टडी करो ना यार। जैसे कॉन्क्रीट इवेंट्स हो रहे हैं, टोटलिटेरियनिज्म दिख रहा है, जैसे आपको रेवोल्यूशन दिख रहा है, आप इन इवेंट्स को स्टडी करो। आपको सिविल डिसोबीडियंस दिख रही है, आप इसको स्टडी करो। और इनको स्टडी करके वो कहती है कि जब आप यहाँ पर इनके मेथड्स को अनफोल्ड होते हुए देखते हो, तो ये जो फिनोमिना अनफोल्ड हो रहा है, इस फिनोमिना को अनफोल्ड होते हुए अगर आप थ्योराइज करोगे तो थ्योरी जो है वो रिलेटिवली आपकी ग्राउंडेड इन रियलिटी होगी, ग्राउंडेड इन रियलिटी होगी। तो एक सिंपल लैंग्वेज में फिनोमिनोलॉजी क्या है? फिनोमिनोलॉजी एक सिंपल लैंग्वेज में ये है कि जो कॉन्क्रीट पॉलिटिकल फिनोमिनाज हैं, आप उनको ऑब्जर्व करके उनके बेसिस पे थ्योरी क्रिएशन करो। तो कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पे थ्योरी क्रिएशन नहीं करनी है।
और दूसरी सबसे बड़ी बात हमने क्या देखा, हैना अरेंट ने एक सिंपल सी चीज के ऊपर फोकस किया। उसने ये बार बार बात बोली कि भैया ह्यूमन एक्शन जो है वो स्टडी करना एक क्रूशल फैक्टर भी है, और ह्यूमन एक्शन जो है वो अनप्रिडिक्टेबल भी है। तो अगर आप ह्यूमन एक्शन को स्टडी करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सरप्राइजेस भी मिलेंगे, और क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल भी है तो जाहिर सी बात है कि आपका ओवरऑल स्टडी जो होगा उसमें आपको किसी भी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर कोई आइडियाज को एक्सपेरिमेंट करने का स्कोप नहीं मिलेगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ऐसा है। दो बंदों का ह्यूमन नेचर सेम ही नहीं हो सकता। इसीलिए उसने सारा फोकस रखा इंडिविजुअल थॉट पे। इसीलिए आप देखो पिछले वीडियो में भी हमने एक चर्चा की थी कि कैसे एक टोटलिटेरियन रेजिम में इंडिविजुअलिटी सप्रेस हो जाती है। नाउ इवन कि है ना अरेंट के लिए इंडिविजुअलिटी क्यों मैटर करती है, क्योंकि उसका बस पूरा मेथड और नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क इस चीज पे बिल्ट है। नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क और उसकी पूरी थ्योरी इस चीज पे बिल्ट है कि बस ह्यूमन बिहेवियर इज सेंट्रल टू एवरीथिंग। बट बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर इज सो डिफरेंट, सो न्यूट्रल, एंड इट इज सो अनप्रिडिक्टेबल कि आप मल्टीपल ह्यूमंस के बिहेवियर को कलेक्टिवली एनालाइज करके एक कलेक्टिव थ्योरी बना नहीं सकते। तो आपको इंडिविजुअल थॉट पे फोकस करना है। इसीलिए उसने क्या बोला कि एक टोटलिटेरियन रिजीम में एक इंडिविजुअलिटी सप्रेस हो रही है। अब देखो यहाँ पर उसने क्या बोला, यही सारे इंडिविजुअल्स जब आके डायलॉग करते हैं और आके डायलॉग करके जो है ये कलेक्टिव एक्शन लेते हैं, तो इस कलेक्टिव एक्शन में कम से कम एक कंसेंसस दिखता है, कुछ ना कुछ गिव एंड टेक दिखता है। तो ये जो कलेक्टिव एक्शन में कंसेंसस है, गिव एंड टेक है, ये एक पॉजिटिव फीचर है जो कि पॉलिटिकल लाइफ को रिन्यू करता है, पॉलिटिकल लाइफ को रिन्यू करता है। तो एक चीज तो क्लियर है, इन्होंने एक किताब लिखी थी बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। इस किताब में उन्होंने एक्सप्लेन करा कि कैसे आज की डेट में ह्यूमन बिहेवियर जो है फ्रेजाइल है, अनप्रिडिक्टेबल है। इस रीजन से हमें कोई भी जो एक्शन होता है वो चाहे पॉलिटिकल लाइफ में ही क्यों ना हो, हमें हर एक एक्शन में दो चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, फॉरगिवनेस और दूसरा है प्रॉमिस मेकिंग। अच्छा, ये दो आइडियाज के ऊपर उन्होंने अपनी द किताब जो थी द ह्यूमन कंडीशन उसमें भी इलेबोरेट किया। तो पास्ट एंड फ्यूचर और ह्यूमन कंडीशन दो सच किताबें हैं। अब फॉरगिवनेस का मतलब ये होता है कि भाई इंडिविजुअल्स जो हैं उनके पास एक ऑप्शन होना चाहिए टू रिपेयर पास्ट डैमेज। और प्रॉमिस मेकिंग का मतलब यहाँ पर ये होता है कि भाई एक इनेबलर होता है। प्रॉमिस मेकिंग का मतलब ये होता है कि आप एक प्रॉमिस करो इस चीज को लेकर कि भाई आगे आपके बिहेवियर में जो भी पुरानी गलती हुई वो चेंज करने के बाद एक कंटिन्यूटी होगी। तो वो कहती है कि जब तक आप पॉलिटिकल लाइफ में फॉरगिवनेस और प्रॉमिस मेकिंग के काम को नहीं इनकॉर्पोरेट करोगे, और जब तक आप इन दोनों को पब्लिक पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस नहीं बनाओगे, तब तक आप जो है ह्यूमन इंटरेक्शन को नहीं समझ पाओगे। तो देखो उनका कहना ये है, कोई भी आदमी जब एक एक्शन ले रहा है या पॉलिटिकल लाइफ में कोई एक्शन हो रहा है, दोनों सिनेरियोज में फॉरगिवनेस और प्रॉमिस मेकिंग बड़ा क्रूशल है। फॉरगिवनेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिविजुअल जो है उनको एक रिपेयर करने का मौका देना चाहिए। और अब आप समझोगे कि ये जो फॉरगिवनेस का आइडिया है ये नेटेलिटी से भी जुड़ा हुआ है। और सिमिलरली जो प्रॉमिस मेकिंग की बात है कि भाई आपने अगर एक डिसीजन ले लिया कि हमारे से गलती हुई है,
तो प्रॉमिस मेकिंग यहाँ पर एक इनेबलर बन जाता है आपके लिए कि आपकी फ्यूचर की जो कंटिन्यूटी है उसको बरकरार रखने के लिए, कि फ्यूचर में ये गलतियां जो है हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ये कहना तो देखो गलत नहीं होगा कि हैना आरेंट की जो पूरी ओवरऑल थिंकिंग थी यहाँ पर, वो काफ़ी रिच, काफ़ी क्रिएटिव और बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड टू रियल लाइफ मेथोडोलॉजी है उनकी। तो किसी भी तरीके से उन्होंने अपनी थ्योरी में जो फ्रेमवर्क्स बनाए उन फ्रेमवर्क्स में कोई टेक्निकलिटी नहीं थी। मतलब कोई ऐसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं थे जिनको समझे बिना आप उनकी थ्योरी को नहीं समझ सकते। और नेटेलिटी में फिर बोलूंगा एक ऐसा नोबल फ्रेमवर्क था जिसने पॉलिटिक्स ऑफ चेंज के आइडिया को इनिशिएट किया। और इनफैक्ट ओबामा का जो कैंपेन था, ओबामा 1.0 का, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा ये, बट ओबामा का 1.0 कैंपेन जो था, जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने पहली बार कैंपेन करने की कोशिश की थी पावर के लिए अमेरिका में, तो वो कैंपेन पूरा इसी पॉइंट पे बेस्ड था, पॉलिटिक्स ऑफ चेंज। और उसको पावर मिली थी इसकी वजह से, इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ नेटेलिटी, चेंज, इट कैन वर्क। ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। मार्गरेट कैनोवन ने क्या बोला जी? मार्गरेट कैनोवन ने ये बोला कि भाई स्टोरी टेलिंग जो एक आइडिया आरेंट ने अपनाया, ये किसी प्रकार की कोई मेथोडोलॉजिकल वीकनेस नहीं है, बल्कि मार्गरेट कैनोवन ने बोला कि स्टोरी टेलिंग का आइडिया उसने अपनाया ना, ये आइडिया एक कॉन्शियस लेवल पर एक रिफ्यूजल था ऑफ आइडियोलॉजिकल क्लोजर। ये चीज को समझिए, मार्गरेट कैनोमन का मतलब ये है कि अभी तक जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स थे, सबने अपनी पॉलिटिकल थ्योरी में कोई ना कोई आइडियोलॉजी पेश करने की कोशिश करी और थ्योरी को आइडियोलॉजिकली क्लोज करके एक सिस्टम बनाने की कोशिश करी। लेकिन वो जो सिस्टम बनाया उन्होंने, जिसमें एक आइडियोलॉजी पेश की गई, जैसे मार्क्स ने एक आइडियोलॉजी पेश की, हमने मैकियावेली की बात की, हॉब्स, लॉक, इन लोगों की बात की, इन सब ने भी एक एक आइडियोलॉजी पेश की। लेकिन यहाँ पर मार्गरेट कैनोन कहती है कि ये जो स्टोरी टेलिंग है, जिसको वन एंड ओनली पॉलिटिकल थिंकर है ना अरेंट ने ही आज तक अपनाया है, इसको हम एक मेथोडोलॉजिकल वीकनेस नहीं मान सकते पॉलिटिकल थ्योरी में, बल्कि ये एक ऐसा फीचर है जो पहली बार किसी ने अपनाया और सक्सेसफुली अपनाया। तो इसको इस नजरिए से देखना है। सेला बेना हबीब क्या बोलती हैं? सेला बेना हबीब कहती है कि भाई देखो, आरेंट का जो रिचनेस है वो है उसका पूरा का पूरा नॉर्मेटिव इंटेग्रिटी में। और नॉर्मेटिव इंटेग्रिटी में जो रिचनेस है वो देखने को मिलता है नरेटिव फिनोमिनोलॉजी में। नरेटिव फिनोमिनोलॉजी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई आप पॉलिटिकल फिनोमिना को ऑब्जर्व करो, उसके ऑब्जर्वेशन के बेस पे थ्योरी क्रिएट करो। तो जब आप एक पॉलिटिकल फिनोमिना को ऑब्जर्व करके उसके बेसिस पे थ्योरी क्रिएट करते हो, तो ये जो फिनोमिनोलॉजी का नरेटिव उसने पेश किया, ये एक ऐसा रिचनेस है पॉलिटिकल थ्योरी में, सेला बेना हबीब कहती है, जो आज से पहले हैना अरेंट के तहत किसी और ने नहीं किया था। इस रीजन से आप देखिए, जॉर्ज कतेब क्या बोलते हैं? जॉर्ज कतेब ये कहते हैं कि भाई हैना अरेंट ने जो है अपनी पॉलिटिकल थ्योरी में सेलिब्रेट किया एक्शन को। लेकिन एक प्रॉब्लम ये जरूर है कि शी निग्लेक्टेड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का रोल। तो जॉर्ज कतेब का मानना ये है कि यार फोकस कुछ ज्यादा ही इंडिविजुअल पे हो गया। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में हर चीज आज की डेट में सिर्फ इंडिविजुअल नहीं बल्कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी एक रोल प्ले करते हैं। तो जॉर्ज कतेब का मानना ये है कि यार पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के फिनोमिना को उसने नहीं स्टडी किया,
जैसे हमने टोटलिटेरियनिज्म में भी एक क्रिटिक पढ़ा था, और हमने ये बोला कि यार टोटलिटेरियन रेजिम सक्सेसफुल तभी होगा जब ब्यूरोक्रेसी जो है ब्यूरोक्रेटिक न्यूट्रलिटी से उस आइडियोलॉजी को सस्टेन करने में आ जाए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का ये फिनोमिना जो है, इसको कहीं ना कहीं निग्लेक्ट करना आज की डेट में बहुत भारी पड़ गया है ना अरेंड को लेकर। क्योंकि जब उसने पूरे डिस्कोर्स को सिर्फ और सिर्फ एक इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे रख दिया कि सिर्फ हमें इंडिविजुअल को स्टडी करना चाहिए, तो मॉडर्न टाइम्स की वो रियलिटी कैप्चर नहीं कर पाई। इसी रीजन से आप देखिए कि जर्गन हबरमास ने भी इस चीज को अप्रिशिएट जरूर किया, और हबरमास ने भी कि देखो जहां तक मुझे लगता है हैना अरेंट की आइडियोलॉजी जो है और उसकी जो थिंकिंग है वो बड़ी नॉन ट्रेडिशनल है, और पोस्ट टोटलिटेरियन है। उसने ये वर्ड यूज किया कि पोस्ट टोटलिटेरियन है। पोस्ट टोटलिटेरियन का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो हैना अरेंट की आइडियोलॉजी है वो टोटलिटेरियन के फिनोमिना को स्टडी करने के बाद उसमें जिस प्रकार से इंडिविजुअल को सप्रेस किया जाता है उसको ओवरकम करके एक इंडिविजुअल को सेंट्रल फीचर बना के वाली है। और देखो जब जर्गन हबरमास इस चीज को हमेशा अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि अभी जब हम पॉलिटिकल थ्योरी में डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी में डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी का एसेंस यही है, इंडिविजुअल इज एट द सेंटर ऑफ ऑल डिलिबरेशन, थिंकिंग, एक्शन एटसेट्रा। तो इस नजरिए से जर्गन हबरमास ने भी इस चीज को देखा है यहाँ। ठीक है जी। तो ये आइडिया आपको याद रखना है।